हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच टर्म ऑफ द एपी, जो आपको ये एपी दी गई है 3, 15, 27, 39, इसकी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म, मतलब ये पूछा गया है कि विच टर्म, कौन सी टर्म जो होगी 54th टर्म से 132 132 ज़्यादा होगी। मतलब इस एपी की अभी आपको क्लियर नहीं है कौन सी टर्म की बात हो रही है, विच टर्म वो आपको फाइंड करके दिखानी है जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। मतलब आपको वो टर्म नहीं पता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एपी में ए क्या है डी क्या है हम वो लिख लेते हैं, क्योंकि एपी तो आपको गिवन है। तो सबसे पहले अगर एपी में देखते हैं तो आपकी फर्स्ट टर्म 3 है, और अगर कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो कितना आ जाता है स्टूडेंट, आपका 12 आ जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, ए और डी लिख लिया एपी का, और उसके बाद हम क्या करते हैं अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिसकी हमें क्वेश्चन के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कोई भी टर्म लिखते हैं तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब स्टूडेंट सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको वो टर्म निकालनी है जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, मोर देन। तो अब क्या है कि आपको वो टर्म नहीं दी गई, कौन से नंबर पे आएगी, 60 पे आएगी, 70 पे आएगी, 50 पे आएगी या 42 पे आएगी, मतलब हमें नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए हमें नहीं पता, मैंने बोल दिया आपको किस नंबर पे आएगी आपको क्लियर नहीं है। अब आपको ये चीज़ पता ही नहीं कि कितने नंबर पे वो आने वाली हो टर्म जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, हम nth टर्म को मान लेते हैं कि ये टर्म ऐसी होगी जो इस एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। मतलब अगर 54th टर्म में अगर हम ये जो क्वांटिटी आपको दी हुई है, नंबर आपको दिया हुआ है, जोड़ें तो वो टर्म आपके सामने आ जाती है। तो अब हमें उस टर्म का नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया कि nth टर्म ऐसी होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट जो बच्चे गलती करते हैं उसका हम देख लेते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये देख लेते हैं कि विच टर्म ऑफ एपी, वो nth टर्म भी ले लेते हैं, और इस 132 को पता है किस में जोड़ देते हैं, इस nth टर्म में जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि वो 132 ज़्यादा होगी। अब अगर मैंने इसमें 132 जोड़ दिया, नेचुरली आपको ये चीज़ पता है कि ये 132 इससे ज़्यादा है। अब इसमें पहले से ही 132 ज़्यादा है, अब ये आप जोड़ोगे तो दुगनी हो जाएगी उसका। मतलब 132 से अगर हम दुगना करते तो कितना हो जाता है, 264 ज़्यादा हो जाएगी ये। तो अगर हम इसमें ही 132 जोड़ देंगे तो पहले से ही 132 ज़्यादा है इस टर्म से, और अगर यही क्वांटिटी मैं इस साइड जोड़ दूंगी तो कितना होएगा, 264 ज़्यादा हो जाएगी। जितना होना चाहिए था उसका भी डबल, मतलब ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए, और क्वेश्चन में इतनी बड़ी कैलकुलेशंस यहाँ पे नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट अपनी क्लियर होनी चाहिए। आप स्टूडेंट क्योंकि nth टर्म को आप किस तरीके से लिख सकते हो, a + n-1d, क्लियर है आपको। तो अब ये जब आपका क्लियर हो गया तो हम आगे इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। अब 54th टर्म को किस तरीके से लिखोगे, जनरल फॉर्मूला में से a प्लस, अगर हम इसमें से माइनस करते हैं 54 - 1 तो कितनी हो जाती है 53d, और प्लस में आपका 132 है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको आगे अपना सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो आपको ये एक्स्ट्रा है ये मैंने समझाने के लिए बार बार ये लगाई, हटा देते ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, समझने में क्लियरिटी से समझ में आए आपको। अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको आगे अपना सोल्व करते हैं। अब क्या है, अब तो बस सिर्फ आपने क्या करना है, ए और डी की वैल्यू को रखना है, और आगे प्लस ऐड जो भी आपको करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, अपनी इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब स्टूडेंट a + n-1d था, तो a की जगह आपका 3 आ गया, n-1 एज इट इज, क्योंकि n की वैल्यू तो आपको निकालनी है कितने नंबर पे आएगी वो टर्म, और d की वैल्यू कितनी है आपकी 12, और इस साइड क्या है स्टूडेंट a + 53d, तो a की वैल्यू कितनी है 3, और d कितना है 53 के साथ में मल्टीप्लाई में, तो 53 × 12, और प्लस में आपका कितना है स्टूडेंट 132। अब क्या करना है आपने, 3 एज इट इज़, प्लस में आप 12 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 12n, और इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से कितना आएगा स्टूडेंट 3, प्लस में 53 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा 636, और प्लस में कितना होगा आपका 132। अब क्या है, यहाँ से हो जाएगा ये 12n, और ये कितना बचेगा माइनस का आपका 9, क्योंकि माइनस का 12 है प्लस का 3 है। इस साइड अगर आप देखते हो इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 771, ये आप करके देख सकते हो रफली। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो -9 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, किस तरफ चला जाएगा आपका राइट साइड में, प्लस का 9 हो जाएगा। अब ये हो जाता है स्टूडेंट आपका 12n, और ये कितना हो जाता है 780। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है तो 12 भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो n = कितना बचेगा आपका 780, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई में था लेफ्ट साइड में, अब यहाँ जाके क्या हो जाएगा राइट साइड में आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो कितना आएगा 65। तो 65th टर्म जो होगी आपकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको समझ में देखना है कि आपको दिया क्या गया था और आपसे पूछा क्या गया था।
आपको एपी दी गई थी और इस पूछा गया था कि कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आपने अपनी जो इक्वेशन लिखी थी, इसका मतलब 65th जो टर्म होगी, 65th जो टर्म होगी इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। अगर हम 54th जो भी टर्म आएगी आपके सामने, उसमें अगर 132 जोड़ देंगे तो आपकी कौन सी टर्म आ जाएगी स्टूडेंट? 65th टर्म आ जाएगी। यानी कि इस टर्म का, और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो 65th टर्म होगी और जो आपकी 54th टर्म होगी, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 132 होगा। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होती है उसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमेशा क्या बचती है? पॉजिटिव क्वांटिटी बचती है, क्योंकि ये क्या है? इससे ज़्यादा है। स्टूडेंट वैसे मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी आपको क्लियर करते हुए बताया है, हर तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इक्वेशन बनाते टाइम, क्योंकि एपी आपकी इतनी कोई लार्जर नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। हाँ, पेपर में ये होगा, क्वेश्चन ये ना हो के कुछ चेंज करके होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन को कैसा भी आए आप अटेम्प्ट करने की, मतलब सही तरीके से उसको अटेम्प्ट करोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो स्टूडेंट अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूंगी। थैंक्स।